नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज ट्रिगर और मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूँ हर्ष भारद्वाज। साथ ही हमारे यहाँ पर आलोक त्रिपाठी जी, नंदन मिश्रा जी। आज शुरुआत है हमारे इस नए चैनल की। जैसे खूबसूरत ये दिन है, उतना ही खूबसूरत ये हमारे लिए पल है, क्योंकि ये संगम है। ये बिहार का संगम है, ये मध्य प्रदेश का संगम है, ये उत्तर प्रदेश का संगम है। हर प्रकार की खबर मिलने वाली है, न ज्यादा तीखी न ज्यादा मिर्ची। ऐसी खबर होगी जो सबकी पच जाएगी। भैया, स्टार्टिंग हो रही है और स्टार्टिंग में कुछ मजा, कुछ एकदम तड़ाके फड़ाकेदार ना हो तो अच्छा नहीं लगता है दिवाली सर पे। सबसे पहला प्रश्न मैं आज आलोक त्रिपाठी जी से पूछूंगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सरकार, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता जो है बहुत ही पहले से रही है। अभी जो वर्तमान में देखें तो कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ की सरकार 13 महीने में गिर गई है। और उसके पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब यहाँ पे जो शासन था वो बहुत ही दुर्गम था। लोग बहुत परेशान थे, चाहे बिजली से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, सभी चीज़ों से परेशान थे। तो कांग्रेस की ओर कोई रुख करना चाहता नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे और नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी प्रभाव है, जिसकी वजह से 29-29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। क्या आपने शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वोट दिया था और लास्ट में देखा कि यादव जी बन गए मुख्यमंत्री? बिल्कुल कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट पड़े हैं, क्योंकि 20 साल अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री एक प्रदेश का रहता है, तो निश्चित तौर पर उसका जुड़ाव जनता के साथ सीधे रहता है। और यहाँ के जो उनका नाम है मामा, शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ के लोगों पे काफ़ी है। और लाडली बहना योजना एक दम चुनाव के टाइम लाया गया, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो वोट जो समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा योगदान है। आपने अभी लाडली बहना का जिक्र छेड़ा है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे लाडली बहना से पूछूंगा। क्या आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली घूस दे रही है वोट के चक्कर में? इसे घूस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक योजना है जो सरकार लाई है महिलाओं के लिए, तो इसे बिल्कुल घूस हम नहीं कह सकते हैं। एक एजेंडे के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक अपने पार्टी अपने समर्थन के लिए एक एजेंडे के तौर पर लाती है, लेकिन इसे हम घूस प्रश्न मेरे नंदन मिश्रा जी के साथ हूँ। नंदन मिश्रा जी बिहार से हैं। बिहार की राजनीति एकदम लिट्टी चोखा की तरह होती है, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी मिर्ची। नंदन जी, हाल ही में आपके मुख्यमंत्री एनडीए सरकार से जुड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो मेढक मेढक की तरह चलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की आपने नीतीश कुमार का ज़िक्र किया। नीतीश कुमार के बारे में हम ये बता सकते हैं कि पिछले 20 सालों से लगभग नीतीश ने बिहार को चलाया है। अगर बीच में कुछ 1 महीने के जीतन राम मांझी की सरकार को हटा दें तो उससे बिहार को कितना फ़ायदा हुआ है, ये देखने वाली बात है। भले ही नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बिहार के लिए किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर इंसान की अच्छाइयों पर एक छोटा-सा कह सकते हैं ना दाग ऐसा पड़ता है कि पूरे अच्छाइयों को धोकर रख देता है। जो कि शराबबंदी का ये नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का फैसला लिया था, वो अभी भी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ कागज़ पर आपने ये किया है, लेकिन मैदान पर उतर कर हम देखते हैं तो शराब तो बिक रहा है। बस ये है कि महँगा। बिहार को मुझे लगता है सबसे ज्यादा लालू यादव जी ने चलाया है, और उन्हीं पे ही कई ऐसे आरोप भी लगे जो शायद ही निंदनीय है। चारा घोटाला, क्या आपको लगता है कि सच में उन्होंने या उनके परिवार ने इस पे किया होगा? क्योंकि चारा तो गाय खाती है, लालू कहाँ खाते हैं? देखिए ये बात हम कह देते हैं लालू यादव ने अच्छा खासा सरकार चलाया बिहार में और बिहार को उस स्तर तक बिहार के नाम राजनीति के नाम से जोड़ कर ले गए जहाँ तक शायद ही कोई और ले जा सकता है। और जहाँ तक आपने ज़िक्र किया चारा घोटाला का, तो ये बात है कि चारा घोटाला में नाम आया था लालू यादव का। उसके बाद भी कुछ घोटाले में नाम आया। यही कारण था कि 2005 के बाद से लालू सरकार बिहार में आ नहीं पाई। वही लालू सरकार जो कि कड़ी बहुमत से जीत दर्ज करती थी, 2005 के बाद से वो आ ही नहीं पाई। लालू के संन्यास के बाद तेजस्वी यादव भी अभी मशक्कत कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जो मेरे पिताजी का दिन था। वो गठन बना रहे हैं, महागठबंधन में जा रहे हैं कि शायद अब वो दिन आए कि हमें बिहार की गद्दी मिले। लेकिन बिहार की गद्दी तो नहीं मिल रही थी। विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, लेकिन 2025 के विधानसभा इलेक्शन में लग रहा था कि राजद आ सकती है, लेकिन बीच से निकल गया प्रशांत किशोर।
अब लड़ाइयाँ जहाँ पर राजद और भाजपा की थी, यानी कि राजद और जदयू की कह सकते हैं, वहीं पर लड़ाई छिड़ चुकी है अब एक त्रिकोणीय, यानी कि एनडीए, और एक तरफ आप राजद को ले लीजिए और एक तरफ आप प्रशांत किशोर की पार्टी को। बिहार के ही सबसे युवा नेता इस समय कैबिनेट में है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी का आपने कई बार इंटरव्यू भी लिया है। चिराग पासवान के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे यंग हैं कैबिनेट में, हालांकि नेशनल क्रश भी है। देखिए, चिराग पासवान के बारे में कह सकते हैं कि चिराग पासवान इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मिनिस्टर ऑफ एनडीए। उन्हें इस तरीके से बनाया गया है, उन्हें उन्हें ऐसा ढांचा एनडीए ने दिया है कि चिराग पासवान एक ऐसा पत्थर है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। बिहार में एक पढ़ा लिखा नेता हर कोई चाहता है, लेकिन पढ़ा लिखा नेता मिलता भी है तो उसके काम अनपढ़ वाले होते हैं। अगर चिराग पासवान का हम जिक्र करें तो चिराग पासवान सबसे बेहतरीन नेता अभी के समय में बिहार के हैं, और लोग उन्हें सीएम फेस में देखना चाहते थे 2025 में, लेकिन नीतीश के साथ अभी नेतृत्व कर रही है एनडीए, तो नीतीश के साथ ही चलेगी। लेकिन चिराग पासवान को एज अ सीएम वहां के लोग अभी भी देखना चाहते हैं, भले ही वो केंद्रीय मंत्री है, लेकिन सीएम का फेस वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सोचने का नजरिया है वो सबसे अलग, उनकी जो विजन है वो बिहार को लेकर बहुत ही बेहतरीन है, जो कि विजन प्रशांत किशोर से भी मिलता जुलता है। ये मतलब समझिए कि अब बिहार नया चेहरा ढूंढ रहा है। अगर मैं सिर्फ एक पार्टी की उस पर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ती है बिहार में तो कि उसकी विजय हो पाएगा? कोशिश बिल्कुल करती है, कोशिश उसने हर बार की है कि वो अकेले लड़े और अकेले सत्ता में लाए। देखिए क्यों देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर बात करें एक राज्य की, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद अकेले ना कर पाए, जिसमें से एक बिहार भी आता है। बिहार में 4 दिन, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के ये बयान आते थे कि हम नीतीश के साथ मर जाएंगे लेकिन नहीं जुड़ेंगे। नीतीश के बयान आते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। दोनों एकजुट इसलिए होते हैं क्योंकि नीतीश को पता है कि अगर हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे तो हमें केंद्र नहीं मिलेगा। बीजेपी को पता है कि अगर हम नीतीश के साथ नहीं रहेंगे तो हमें बिहार नहीं मिलेगा। जब नीतीश जी को पता था कि एनडीए के साथ रहेंगे तभी केंद्र मिलेगा, तो उन्होंने सबसे पहली मीटिंग इंडिया गठबंधन की उन्हीं कराई थी। उन्हें क्यों कराई? देखिए, जब मीटिंग की बात कर रहे हैं तो उस समय नीतीश कुमार इंडिया में थे, इंडिया नहीं कह सकते, राजद के साथ जुड़े हुए थे। तो राजद के साथ जुड़े हुए थे तब तो आई डॉट वाला इंडिया है। नहीं, आई डॉट वाला इंडिया, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया है कि इंडिया है, वो लोग वो समझे कि क्या पार्टी है क्या नहीं है। लेकिन एनडीए और इंडिया की अगर बात करें, या फिर एनडीए और आई डॉट एंड डॉट जो भी है, इनकी अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि विपक्ष इस समय ऐसा है जो आपके उस फैसले को भी मान दे सकता है जिस फैसले से लोग यहाँ खुश नहीं है, यानी तगड़ा विपक्ष रहना चाहिए जो है। और वैसा विपक्ष यूपी में भी है आपका, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी, मतलब अच्छे खासे जगह में एक ऐसा विपक्ष आपका खड़ा होकर बोल सकता है जो असल में देश मांगता है। देखिए हमारे देश में विपक्ष की अगर बात करें, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ताधारी पार्टी की कमी कौन बताएगा? अनूप जी, हमारे देश में विपक्ष क्वांटिटी वाइज मजबूत बहुत है, क्वालिटी वाइज मजबूत नहीं है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, विपक्ष क्वालिटी वाइज मजबूत नहीं है, इसका मेन जो कारण है कि कोई विपक्ष में ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष को साथ में लेकर चल सके। हर पार्टी अपना फायदा देख रही है। उसी किसी राज्य में चुनाव है तो वहाँ पे सीटों के बंटवारे को लेकर सामंजस्य नहीं बन पाता है। अभी अभी देखेंगे चुनाव है महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो वहाँ पे सीटों के लिए झगड़ा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष एक नहीं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। राहुल गांधी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं दिख रही है कि वो विपक्ष को साथ में लेकर चल सके। ऐसा कोई नेता होना चाहिए जो विपक्ष को साथ में लेकर चले और मुद्दे को बहुत बेहतरी से लोकसभा में राज्यसभा में उठाए। इसकी वजह से विपक्ष को मजबूती। अभी मैं अभी अनूप जी ने राहुल गांधी जी की बात करी, तो राहुल गांधी मतलब कांग्रेस की बात हो जाती है। नंदन जी, कांग्रेस वो पार्टी रही है जिसने 60 साल सत्ता पे राज, मतलब देश पे राज किया। क्या ऐसा हालत हो गया कि कांग्रेस पार्टी को सिमट के 100 पे आना पड़ा? 99 99 100 नहीं। देखिए,
एक वोट भी अगर ऊपर से नीचे करते हैं तो बहुत ज्यादा ये करता है। तो देखिए कांग्रेस स्कोर वाइज सर देखें तो 100 आउट ऑफ 99 बहुत सही है। सही है। स्कोर वाइज देखिए हमने बताया ना, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे देश को पहला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री और पहला सबसे युवा प्रधानमंत्री देने का काम किया है कांग्रेस ने। और जिस कांग्रेस के अध्यक्ष से लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे लोग हो, कांग्रेस की बात ही क्या कहना, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महानायक उसमें थे। लेकिन आपका सवाल था हर्ष जी कि अब क्या हो गया कांग्रेस में? क्योंकि आप देखिए शुरुआत से लेकर चलते सबसे पुरानी पार्टियों में से या सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस चली और देश का सबसे पहला सत्ता भी कांग्रेस के हाथ में आया। उसके बाद 90s की दौर की अगर हम बात करें, वो समय था जब कांग्रेस थोड़ा सा चूकी थी राजीव गांधी के मौत के बाद। बहुत लोगों का सपना था कि हो सकता है, सपना क्या था, बहुत लोगों की थिंकिंग थी कि सोनिया गांधी हो सकता है कुर्सी को अपनाएंगे। फिर राहुल गांधी का वैसा स्थान नहीं उस समय, तो सोनिया गांधी कुर्सी को लेंगी। लेकिन उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन जी थे और मनमोहन जी सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री हमारे देश के रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हें मंत्रालय हटाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाना, इससे बहुत लोगों को आपत्ति हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने। बहुत सवाल सवाल उठने उसी वक्त से शुरू हुए कि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह है, लेकिन चला रही है सोनिया गांधी। चला रही है सोनिया गांधी, तो अपने बेटे को क्यों नहीं बना रही? मतलब बहुत सारा चीज ऐसा था जो उठकर सवाल आ रहा था सामने, जिससे फायदा किसका हुआ? विपक्ष को। तब अटल जी को या बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेताओं को मुद्दा मिल गया और उसी मुद्दे को खींच कर वो 10-15 साल तक ले गए। परिणाम क्या निकला? उसके बाद 10-15 साल बाद 2011 और 12 की बात करें, जिस समय कांग्रेस को लग चुका था कि अब हमारी सत्ता जो है कुछ ही साल की मेहमान है भारत में, और बड़े 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 नेताओं को भी कांग्रेस के पता था कि अगर हमारी सत्ता एक बार जाएगी तो 20 से 30 साल तक हमारी सत्ता बिना गठबंधन के आ नहीं पाएगी। वही कारण है कि 14 में नरेंद्र मोदी बनते हैं पीएम, उसके बाद 19 में बनते हैं, फिर 24 में बनते हैं, और जवाहरलाल नेहरू ने जो कारनामा किया था लगातार 3 बार शपथ लेने का, वही कारनामा नरेंद्र मोदी ने भी किया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या अभी का कांग्रेस 47 का कांग्रेस बन पाएगा, क्या अभी का कांग्रेस 60 का कांग्रेस बन पाएगा, क्या अभी का कांग्रेस वो कांग्रेस बन पाएगा जिन्होंने एक छत्र राज किया देश में। लेकिन अभी की कांग्रेस की अगर बात करें तो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस को चलाने वाला भी कोई नहीं। शुरुआत से एक अध्यक्ष होते थे जो कांग्रेस को चलाते थे, लेकिन अभी के अध्यक्ष वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुना था। मैं एक तुक में आलू जी से जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ताधारी पार्टी है और कहते हैं जिसकी सत्ता उसी की सीबीआई, उसी की ईडी सब है। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है अपने मिशन कमल को बनाने? देखिए ये तो पहले की बात हुई या आपकी बात, हमेशा से ही सत्ताधारी पार्टियों के अधीन ये सीबीआई ईडी रही। अब कौन सी पार्टी, कौन सी सत्ताधारी पार्टी इनका किस तरह से प्रयोग करती है ये देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इनका प्रयोग जिस तरीके से किया है वो जनता के सामने वैसे ही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन पे किस तरीके से किया था वो सामने है। तो इसका आकलन आप इससे लगा सकते हैं। जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लगे हैं 10 सीटों पे होना है, हालांकि मिल्कीपुर की सीट पे नहीं होगा, ये घोषणा हुई है अभी बीच में। क्या भारतीय जनता पार्टी इन 10 में से 9 सीटों को जीत लेगा? क्या ये दिखाना चाहती है कि अभी भी हम मजबूत हैं? हालांकि हरियाणा में जीत कर इनने ये दिखा दिया है कि हम बहुत मजबूत हैं, तुम अगर 100 एक साथ हो तो हम अकेले ही काफी हैं। क्या लगता है आपको योगी जी पूरी दम लगा के इस 10 की 10 सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे? और जीतने के बाद क्या ये वही दिखाना चाहते हैं कि हमने लोकसभा भले ही हारा लेकिन हम विधानसभा में भी मजबूत हैं? देखिए हम यहाँ पर भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या फिर कुछ होगा, लेकिन ये कहना बनता है कि उत्तर प्रदेश वो स्थान है, वो राज्य है, वो जगह है जहाँ बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन से हल्का सा बीजेपी को एक वार्निंग वाली चीज जो नहीं होती है वो ठप करके लग चुकी है कि अगर अब हमसे गलतियां होती है तो 27 में हो सकता है कि हमसे छीन भी जाए उत्तर प्रदेश। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये सोचते होंगे कि हमने इतना कुछ किया उत्तर प्रदेश के लिए। आप अयोध्या की सीट ले लीजिए, हमने इतना कुछ किया, अयोध्या के नाम से ही हमने अपना हाँ और ये नहीं अयोध्या, क्योंकि नाम देखिए नाम के चर्चे पर जाएंगे, अगर नाम बदलने के चर्चे पर तो
बहुत सारी वो तर्क और वितर्क आ जाएगी और बहुत सारे टारगेट वाले शब्द हमारे मुंह से निकल जाएंगे, हम लोग करने भी लगेंगे, तो वो बात ना ही करते हैं, क्योंकि नाम बदलना वहाँ के सीएम के ऊपर है। अब फैजाबाद बोले या फिर अयोध्या बोले, आता तो एक ही जगह है जहाँ पर श्री राम का मंदिर है, जहाँ पर बाबरी मस्जिद था। अब बाकी चीजों को अगर लेकर चले तो देखिए सबसे बड़ी चीज आती है कि योगी आदित्यनाथ को ये समझना चाहिए कि हम उस सीट को हारे हैं जिस सीट को लेकर पूरी बीजेपी सत्ते में आई थी। राम मंदिर के नाम पर पूरी बीजेपी सत्ते में आई थी। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार अयोध्या में हुआ और है। राम मंदिर के नाम पर ही 14 में पीएम भी बने थे नरेंद्र मोदी, 19 में भी बने, 24 में भी बने, लेकिन उसी राम मंदिर से आप हार जाते हैं अयोध्या से। तो ये यहाँ की जो एक छोटे से पॉइंट से आपने शुरुआत किया था वो पॉइंट अब मिट चुका है। तो दोबारा से आप बना तो सकते नहीं है कि राम मंदिर का वादा आप दोबारा से नहीं कर सकते हैं। तो बेशक अयोध्या में वो बेशक उत्तर प्रदेश में आप वो चीजें करिए जिस चीज से वहां की जनता को लगे कि आपके वादे प्रभावित हैं। ठीक है, आप गौमांस पर रोक लगाते हैं लेकिन वहां पर लगातार सेलिंग होती है, तो उस चीज को भी आप देखिए। और जो इनकाउंटर्स होते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा दीजिए, ये सारी चीजें आप बस इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद नंदन जी। आज की ये वीडियो भले ही मुझे लगता है छोटी है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी वीडियो आग लगाएगी, मजा आ जाएगी आपको। आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे, भले ही शायद ये कमरा ना हो, कहीं और जगह हो, कई ऐसे मुद्दे हो जो मुझे लगता है हमें उठाने चाहिए। हम पत्रकार हैं, हमारा पत्रकार का यही एथिक्स होते हैं, यही लॉ होता है हमारा कि जनता की सेवा करो, जनता जाकर जनता की सुनो। हम करेंगे, हमारा वादा है। मिलते रहेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत। अरे नहीं, इतना देर का हुआ है।